नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अडानी जी का जो पूरा एक आर्थिक साम्राज्य कहें या उनकी आर्थिक गतिविधियां कहें, उस पर समय-समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, विवादों के घेरे में वो रहते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट ने यह आरोप लगाया है कि वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के घूस के देने के मामले में संलिप्त रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर सोलर एनर्जी हासिल करने के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए उन्होंने ये घूस दिए हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने भी उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने ये भी सुना है कि जो भाजपा के समर्थक पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में जो भारत में संसद का सत्र होने वाला है उसको भटकाने के लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मामला खोज कर निकाल दिया गया है। इस मामले को हम कैसे देखें? क्या यह भारतीय राजनीति में एक भूचाल लाने वाला मामला है या फिर अडानी के खिलाफ जो रोज-रोज बयानबाजी होती है उसी तरह से ये भी फुस हो जाएगा? देखिए, इस मामले में जो पिछले मामलों से अलग है, वो ये है कि इसमें अमेरिका शामिल है। पिछली बार हिंडनबर्ग नाम की एक एजेंसी शामिल थी, जिसने अदानी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग और शेयरों का फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए थे। लेकिन इस मामले में अमेरिका शामिल है और ये आरोप लगाया गया है कि अडानी ने अमेरिका में भी रिश्वत दी और भारत में भी रिश्वत दी। मामला पूरा क्या है, ठीक-ठीक क्या है, इसमें कितने रुपयों का आंकड़ा इसके अंदर शामिल है, ये धीरे-धीरे करके स्पष्ट होगा क्योंकि मामला बहुत ताज़ा है और इसके असर अडानी के शेयरों पर एक बार फिर स्टॉक मार्केट में पड़ेंगे और साथ में भारत में जो विपक्ष की राजनीति है, फिर से इस मुद्दे के इर्द-गिर्द गोलबंद होगी। अच्छा, जो भाजपा समर्थक चैनल और पत्रकार हैं, वो न केवल ये कह रहे हैं जो अभी आपने कहा कि ये संसद के अगले सत्र को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अडानी अडानी जिन-जिन जगहों पे अडानी को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है, वो सब कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा मानना है। भले ही इसके पीछे कोई भी साजिश हो, किसका कोई भी हर चीज़ के पीछे किसी न किसी का कोई न कोई इरादा होता है। सवाल ये है, मसला क्या है? सरकार कौन-सी है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार बीजेपी की भी हो सकती है, सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, सरकार बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी क्षेत्रीय शक्ति की भी सरकार हो सकती है। भाजपा की समर्थक क्षेत्रीय शक्ति की सरकार हो सकती है, भाजपा की विरोधी क्षेत्रीय शक्ति की सरकार हो सकती है। ये बातें नहीं तय करती कि मामला सच्चा है कि नहीं है, गंभीर है कि नहीं है, महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ये बातें नहीं तय करती। मसला इस बात से तय होता है कि मामला है क्या दरअसल? और ऐसा क्यों होता है कि बार-बार अदानी को लेके ही इस प्रकार के आरोप लगते हैं? भाई भारत की जो विपक्षी शक्तियां हैं उन्होंने तो हिंडनबर्ग कंपनी से नहीं कहा था, एजेंसी से नहीं कहा था कि वो इस प्रकार की रिपोर्ट प्रसारित करें। ये जो भारत की विपक्षी शक्तियों ने तो नहीं कहा है अमेरिकी फेडरल कोर्ट में कि वो वहां पे इस तरह का अडानी के ऊपर आरोप लगाया जाए। और ध्यान कीजिए, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी तो उसका स्टॉक मार्केट ने उसको सही माना था और अडानी के शेयर बहुत मुंह के बल गिरे थे और लगातार कई बहुत सारे दिनों तक गिरते चले गए थे। एक तरह से ये संकट पैदा हो गया था कि अडानी इस पूरे झटके को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। अब वैसी ही परिस्थिति फिर बनने के लिए जा रही है। उस वक्त तो हालत ये थी कि जब भी संसद में या कहीं अडानी का नाम लिया जाता था तो भाजपा वाले इस तरह खड़े हो जाते थे जैसे कि अडानी ने उन्हें अपने बचाव के लिए नियुक्त किया हो। कायदे से भाजपा को तो ये कहना चाहिए था कि भाई इसका हमसे क्या मतलब है? ये एक पूंजीपति ने इस काम को किया है और वो उस काम को करे। अब इसमें माधवी पुरी बुच का नाम भी आ रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें राहुल गांधी ने साफ कहा है कि माधवी पुरी बुच को हटाया जाए क्योंकि उन्होंने अडानी को बचाने का काम किया है, उनके खिलाफ जांच नहीं की है और माधवी पुरी बुच के खिलाफ जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी कहना ये पहली बार ये मांग कर रहे हैं राहुल गांधी पर कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी एक तरह से इसमें ये है कि नरेंद्र मोदी उनको बचा रहे हैं, वो उनसे अपना नाता तोड़ें। अडानी को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। ऐसा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तुरंत, और वो इस वक्त पिछली बार जब आरोप लगा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, अब वो विपक्ष के नेता। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा क्या विपक्ष के नेता के तौर पर संसद के अगले सत्र में ये आप सवाल उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एलओपी के तौर पर मुझे तो ये सवाल, मैं तो शुरू से ही बात कहता रहा हूं, मैं इस सवाल को उठाऊंगा। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बड़ा राजनीतिक संघर्ष इस सवाल को लेकर होने के लिए जा रहा है। इसमें
सोशल मीडिया पर, एक्स पर और दूसरी जगहों पर भाजपा के समर्थक या भक्त लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो लगातार कहते ही रहेंगे ये सब साजिश है, साजिश है। किसी भी चीज को साजिश कह देना बात अलग है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद में सेबी को, जो कि स्टॉक मार्केट और प्रतिभूतियों का जो बाजार है, शेयरों प्रतिभूतियों का बाजार है, उसकी सबसे बड़ी नियंत्रक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। सेबी वगैरह के हाथ में तब ये सब चीजें गई थी जबकि हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था। उसकी जो चेयरपर्सन है, उसकी जो सभापति है, जो उसकी संचालिका है, उनका किरदार भी इसमें संदेह के घेरे में है। अब सवाल इस बात का है कि अदानी के खिलाफ जांच कौन करेगा? अब ये मामला शेयर मार्केट से अलग हट गया है। अब ये मामला तो घूस देने का मामला है सीधे सीधे, ये तो रिश्वत देने का मामला है सीधे सीधे। और रिश्वत देना अपने आप में एक आपराधिक गतिविधि है और ये एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जो भारत में भी है आपराधिक गतिविधि और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये आपराधिक गतिविधि है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला बहुत ही संगीन है, बहुत गंभीर है। हम लोगों को इस पर निगाह रखनी चाहिए और सोशल मीडिया में जो भक्त लोगों द्वारा चलाई जाने वाली मुहिमें हैं, उनसे बिना प्रभावित हुए, इसके तथ्यों पर गौर करते हुए इस सवाल को सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को पेश करना चाहिए और इसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कुछ दिन पहले अजीत पवार ने कहा था, बाद में उन्होंने इस बयान को हल्का कर दिया कि जब महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बात हुई तो अडानी भी वहां थे और आपने भी कहा कि जब भी अडानी का नाम आता है संसद में भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं, मानो उनका नाम आना ही नहीं चाहिए। तो क्या इससे एक ये छवि बनती है कि भारतीय जनता पार्टी पर अडानी का काफी ज्यादा नियंत्रण हो गया है और ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तरफ आरएसएस का नियंत्रण है, उसके समानांतर अडानी का नियंत्रण भी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो केंद्र में है। इसके भारतीय जनता पार्टी से अदानी के जो संबंध हैं वो नरेंद्र मोदी के जरिए हैं। भाई अदानी तो 80 के दशक से उनके व्यापार का विकास हो रहा है। तो मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले केशुभाई पटेल लंबे अरसे तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता है कि उन्होंने अदानी को बढ़ावा देने का काम किया हो। यहां तक कि केशुभाई पटेल का तो आज तक नाम भी नहीं लिया गया इस सिलसिले में कोई किसी भी पक्ष से कोई नाम नहीं लिया गया। जो कुछ है वो अदानी और मोदी के संबंधों का मसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के संबंधों का प्रश्न है। और प्रोफेसर अरुण कुमार द्वारा किए गए विश्लेषण पर अगर मैं जाऊं, क्योंकि ये बहुत आर्थिक मसला है इसलिए मैं उनकी मदद ले रहा हूं, वो ये साफ कहते हैं कि गौतम अदानी का जो विस्तार और विकास हुआ है उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रांड बनाया हो, उन्होंने बाजार में उनका कोई ऐसा ब्रांड हो जिससे जनता खरीद रही हो या उसका प्रचार वगैरह कर रहा हो, विज्ञापन वगैरह दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़ी बड़ी जो अधिसंरचनात्मक संपत्तियां होती हैं सरकार की, वो संपत्तियां उन्हें लगातार मिलती गई हैं भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में। और उन संपत्तियों के मिलने के पीछे सरकार की भूमिका रही है। जैसे कि मान लीजिए एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का प्रबंधन किसके हाथ में जाएगा, ये सवाल है। मान लीजिए उसके लिए गौतम अदानी की कंपनी ने भी टेंडर भर रखा है और जीएमआर जैसी बड़ी कंपनी ने भी टेंडर भर रखा है और 2-3 और बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेंडर भर रखा है। भाई एयरपोर्ट तो कोई बड़ी कंपनी टेंडर भरेगी, हम और आप तो टेंडर उसका भरेंगे नहीं। और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि दूसरे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और उसके लिए ऐसा आरोप है कि जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाता है, उन कंपनियों के ऊपर छापे पड़वाए जाते हैं, उनको इतना तंग किया जाता है कि वो सोचते हैं छोड़ो भाड़ में जाए, कौन इस चक्कर में फंसे, हम लेने के देने ना पड़ जाए हमें कहीं। और इस प्रक्रिया में अदानी को वो चीज मिल जाती है, फिर अदानी मनमाने तरीके से वहां पर कीमतें बढ़ा देते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप अदानी के हाथ में जब मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन आया, उसके पहले अगर आप गए हो तो वहां से मिलने वाली टैक्सी काफी सस्ती होती थी। अदानी के प्रबंधन आने के बाद अगर आप जाएं तो पता चला उसकी टैक्सी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी पहले अगर आप जो टैक्सी वाला था वो वहां पर पार्किंग के लिए अगर मान लीजिए 100 रुपए खर्च करता था, तो अदानी के जमाने में वो पार्किंग पता चला वो 350-400 रुपए खर्च करनी पड़ रही है।
जब पार्किंग उसे खर्च करनी पड़ती है तो वो तो आपसे लेगा, आपकी सवारी से चार्ज करेगा वो। तो जब मैंने पूछा टैक्सी वाले से कि भाई इतना महंगा क्यों हो गया, उसने कहा साहब अदानी साहब आ गए हैं, वो इतना पार्किंग का चार्ज कर रहे हैं। भाई मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूं आपको ये। फिर इसमें बिजली का वितरण है, तो अदानी जी जहां बिजली का वितरण करते हैं वहां बिजली काफी महंगी हो जाती है वहां पर, और सरकार इस काम को होने देती है। तो मैं ये क्या, देखिए मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं इन सब बातों की बारीकियां और उनकी इन चीजों को गहराई से नहीं जानता हूं। मैं मोटी मोटी बात जानता हूं, अदानी का पूरा विकास बड़ी बड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, और वो उन संपत्तियों का अधिग्रहण उन्हें बाजार में जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष किस्म की प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता के जरिए नहीं अधिग्रहण करने को मिला है, बल्कि वो सरकार की मदद से, सरकार ने जो उनके पक्ष में पक्षपात किया है, उनकी तरफदारी की है, उसकी वजह से वो उन संपत्तियों पर कब्जा कर पाए। फिर ये भी इस बात की रपटें छप चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पत्रकारों ने इस पर लिखा है कि जहां किसी विदेश यात्रा पर नरेंद्र मोदी जाते रहे, आजकल तो नहीं, जाते रहे हैं, तो वहां पर जाकर अदानी को वहां बहुत सारे, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, सब जगह अदानी को फायदा हुआ है। अब देखिए 2 जगहों पर सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं केवल परिस्थिति को बताने के लिए, एक तो श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर जन विद्रोह हो गया, जो तत्कालीन सरकार थी उसको पीट पाट के भगा दिया गया, जनता ने भगा दिया पीट पाट के, और अब नया चुनाव हुआ है, उसमें वामपंथियों की सरकार बन गई है। बांग्लादेश में भी नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए बेरोजगारों ने एक तरह का विद्रोह किया, और उसमें शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई, शेख हसीना को वहां से भागाना पड़ा। इन दोनों जगहों पर अदानी का जो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ा, अदानी के व्यापार के ऊपर पड़ा। दोनों जगह से अदानी को अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भागना पड़ा। अब झारखंड में जो वहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है, जहां पे अदानी का कारखाना है, तो वहां से जैसे ही बांग्लादेश में उनका पत्ता साफ हुआ, वैसे ही तुरंत भारत सरकार ने उन्हें अपने यहाँ बिजली के वितरण की इजाजत दे दी, और जो नेशनल पावर ग्रिड है, उस पावर ग्रिड के साथ में अपने आप को जोड़ने की सुविधा भी प्रदान कर दी। और ये सब इतने स्मूथली और खामोशी से हुआ कि अगर अखबार में खबर नहीं छपती इंडियन एक्सप्रेस में, तो हम लोग इस बात को जान भी नहीं पाते। तो ये जो परिस्थिति है, ये बताती है कि ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी आपस में जुड़े हुए हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की रक्षा करनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस वक्त तक नरेंद्र मोदी की रक्षा करता रहेगा जब तक वो सोचना ले कि भाई इनको हटाना चाहिए। इसलिए संघ भी या तो चुप रहता है या घुमा फिरा के इस चीज का समर्थन कर देता है। तो इस तरीके से पूरा मामला चलता रहता है। अच्छा, अब एक के बाद एक आरोप आते जा रहे हैं। भाई अगर कोई साजिश भी है तो विपक्ष तो उसके अंदर शामिल कहीं दिखाई नहीं पड़ता साजिश में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत ही संगीन मसला होता जा रहा है, और किसी न किसी रूप में इस मसले का एक कोई हल होना चाहिए। देखिए, अदानी भारत के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनकी संपत्तियों का विकास हो, वो उनका घराना बड़े से बड़ा चला जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत में कारपोरेट कैपिटलिज्म है, और उसमें जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनका आकार प्रकार बढ़ेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। भारत में न कभी समाजवाद था, ना इस वक्त है, और आगे भी आने की कोई संभावना नहीं है समाजवाद की। मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं, और अखबार में भी लिख चुका हूं। यहाँ पर कारपोरेट कैपिटलिज्म ही पहले भी था, आज भी चल रहा है। पहले पुराने किस्म का था, आज नए किस्म का है, और गौतम अदानी उसके शीर्ष पर बैठे हुए हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि वो जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उनके शीर्ष पर पहुंचने की प्रकृति क्या है, वहां पर सवालिया निशान बड़ा सा लगता है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब ये आमतौर पर कहा जाता था कि भाई इंदिरा गांधी के धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस के मालिक थे, उनके साथ इंदिरा गांधी के ठंडे गर्म संबंध रहे हैं। एक जमाने में समर्थनकारी समीकरण था, बाद में वो समीकरण जो है वो बिगड़ा भी। तो इस तरह की उन लोगों के बीच में बातचीत चलती थी, लेकिन वो जमाना कुछ और था। दूसरे, रिलायंस के व्यापार की जो प्रकृति है वो भी भिन्न किस्म की है। भाई उन्होंने पहले एक विमल नाम का ब्रांड बनाया, आजकल ऐसे जियो नाम का ब्रांड है उनका। इस तरह बहुत सारे उनके अलग अलग तरीके से वो बाजार में उनका हस्तक्षेप अलग है। अदानी का मामला उससे भी बिल्कुल भिन्न है।
आम जनता को पता ही नहीं है कि अदानी जी व्यापार क्या करते हैं, क्योंकि जनता से अदानी जी का कोई संबंध नहीं है कोई, क्योंकि वो कोई कोई चीज बना के तो बेच नहीं रहे ना। पिछली बार किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि फॉर्च्यून तेल जो है वो शायद उनकी कंपनी है, अडानी की। फॉर्च्यून तेल हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम इस तरह का ना के बराबर ही है, मतलब विपक्ष इस मुद्दे को बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं उठा पाता है, एक आम धारणा भी है। देखिए, इसमें हमेशा आरोप ये लगता है कि विपक्ष की सरकारें जो हैं वो भी तो अदानी के साथ जुड़ी हुई हैं, अदानी का निवेश वहां पर है। तो ये असल में बहस का मुद्दा ही, सवाल ये नहीं है कि अदानी का निवेश कहां पर है। एक बड़े कारपोरेट घराने के तौर पे अदानी अगर कहीं निवेश करना चाहेंगे तो उनका निवेश, उसके निवेश को कोई कोई नहीं ठुकराएगा। अगर कोई व्यक्ति ने एमबीए किया है, वो मैनेजर है, वो बाजार में नौकरी पाने के लिए निकला है, अगर अदानी कंपनी उसे नौकरी देगी प्रबंधक के तौर पे, तो वो नौकरी लेगा। वो अदानी ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है जो वहां पे नौकरी कर रहा है। अगर अदानी ने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो उससे उस मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं है जिसने उनके निवेश का स्वागत किया है। ये कोई बात है, कोई इस तरह का आरोप? ये तो केवल यही है कि विपक्ष को इस मामले में कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पे उनका निवेश, उनके निवेश का स्वागत किया गया है भाई। और अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे भूपेश पटेल की सरकार हो, या कोई सरकार हो, अगर उन्होंने अदानी के निवेश का स्वागत किया है तो ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है। वो अदानी द्वारा किए जाने वाले अगर अदानी ने कोई अपराध किया है तो वो उन अपराधों में भागीदार नहीं है। इस तरह अदानी यहाँ काम करने वाले तमाम कर्मचारी तो उन आरोपों में भागीदार नहीं है। ये पूरा तर्क जो दिया जाता है, ये पूरे आरोपों को जो मामला है उसको पटरी से उतारने के लिए तर्क दिया जाता है। थोड़ी चर्चा मैं जो एग्जिट पोल है उनके बारे में भी करना चाहूंगा। आमतौर पर उस पर भरोसा लोगों का कम हुआ है, लेकिन फिर भी शाम में लोग देख ही लेते हैं कि अच्छा एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। तो आमतौर पर बहुत सारे एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन सरकार उसी की बन जाएगी। कुछ जैसे प्रदीप गुप्ता का मैंने देखा कि वो झारखंड में कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़े आराम से जीतेगी, कांग्रेस और झामुमो। आप इन एग्जिट पोल के बारे में क्या राय रखते हैं? कैसे एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो जमाना चला गया जब एग्जिट पोल कमोबेश सही साबित होते थे, कभी कभी उसमें गड़बड़ियां होती थी। आजकल स्थिति यह है कि एग्जिट पोलों में अक्सर गड़बड़ियां होने लगी, इसलिए उसकी विश्वसनीयता घट गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाजार में जो पुराना एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां थी, जैसे लोकनीति, CSDS, जैसे कि एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता की, या यशवंत देशमुख की सी वोटर्स, ये जो बड़ी 3-4 बड़ी कंपनियां थी, ये कंपनियां बाजार में मौजूद नहीं है। एक्सिस माई इंडिया भी अपना एग्जिट पोल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करते हैं, उनका किसी बड़े टीवी चैनल या मीडिया मंच से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया है। तो इसका सीधा मतलब बाजार में जो 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 एजेंसियों के एग्जिट पोल लाए जा रहे हैं, उनके तो मैंने नाम भी नहीं सुने हैं आज तक। उनकी क्या पद्धति है, कैसे वो कर रहे हैं, कौन है, इनकी प्रतिष्ठा क्या है, अतीत में वो क्या करते रहे, कुछ नहीं पता है। इनको अज्ञात कुलशील कहते हैं, अज्ञात कुलशील किस्म की एजेंसियां। इसलिए मैं इनके ऊपर तो कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। मेरा मानना है, जिसको मैं लगातार नई परख के मंच पर और अन्य मीडिया मंचों पर कहता रहा हूं, कि झारखंड और महाराष्ट्र में टक्कर बहुत कांटे की है। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। कल संदीप सोनवलकर, जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले बहुत ही पुराने पत्रकार हैं, और उनका भी साफ कहना था कि मैं वोटर के तौर पर वोट देके आया हूं, मेरा मानना यह है कि यहां पर किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा महाराष्ट्र में। तो इस तरह की बात है। मैं अभी भी मानता हूं कि टक्कर बहुत ही कांटे की है, और दोनों प्रदेशों के अलग अलग कारण हैं कांटे की टक्कर होने के। ये प्रश्न मुझे लगता है कि शायद सीधे तौर पर आपसे संबोधित नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल नाकाम हो रहे हैं लगातार, उसके पीछे हम क्या कारण मान सकते हैं? क्या जनता ज्यादा समझदार हो गई है, लोग गलत सलत बता देते हैं, या कुछ और? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि मैं कह नहीं सकता कि ये इसका कारण क्या है कि एग्जिट पोल क्यों नाकाम हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के दौरान हर सर्वे एजेंसी जो एग्जिट पोल कर रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए क्यों दिख रही थी? आखिरकार क्यों? वो हर ऐसे वोटर से ही बातचीत कर, अगर मान लिया जाए कि वास्तव में
एग्जिट पोल का मतलब क्या हुआ कि मतदान केंद्र से जो एग्जिट कर रहा है वोटर निकल रहा है वोट डाल के, उससे आप पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। इसी का मतलब तो एग्जिट पोल हुआ ना। बिल्कुल। तो वो हर बार ऐसे वोटर से ही वो क्यों मिलते थे जो कहेगा हम बीजेपी को वोट दिया। बस इसके पीछे क्या कारण है, उनको बताना चाहिए भाई इसके पीछे क्या कारण है, हर बार आपको ऐसे ही वोटर क्यों मिलता था, या ज्यादा वोटर आपको ऐसे क्यों मिलते थे, जबकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने विशाल कैचमेंट एरिया में, विशाल प्रभाव क्षेत्र में शायद 75-77 सीटें हार गई, जो जीती भी वहां पर उसका अंतराल काफी कम हो गया, और आपको वो वोटर नहीं मिले जो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, दूसरे, पहले मैं ये मानता था कि कोई पार्टी कोई एजेंसी ओपिनियन पोल में भले कुछ गड़बड़ी कर दे, एग्जिट पोल में गड़बड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जिट पोल में गड़बड़ी करेगी तो 2 दिन बाद ही उसकी पोल पट्टी पकड़ जाएगी। लेकिन जब 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 किसी चीज में विकृति आती है तो विकृति इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उस विकृति की परवाह किए बिना ही अपनी अपनी गतिविधियां करने लगते हैं। इस बार इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनको तो बड़ा निजी तौर पे उनसे बात करो, सबको बड़ा परम विश्वास था कि भाजपा ही जीतने वाली है, बहुमत आना तो बिल्कुल तय है, सीटें बहुमत से ज्यादा मिलेंगी। तो उससे पहले मैं तो बहुतों से बातचीत हो रही थी, कोई मतलब उस मामले में कोई अपने आप में जो है वो संदेह नहीं। अब प्रदीप गुप्ता कहते थे कि नरेंद्र मोदी को तो कुछ लोग अपने पिता की तरह मानते हैं भारत के वोटर, तो अपने पिता के खिलाफ कौन वोट करेगा। मतलब इस तरह की बात लोग करते थे। जब ओपिनियन पोल करने वाला ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की पितृ पुरुष के रूप में स्थापना हो चुकी है भारत की राजनीति में और भारतीय समाज में, तो अब उसका जो उसका पोल होगा उसका नतीजा भी अपने आप पहले से ही स्पष्ट है। तो है क्या कि वो एक तरह का सरकारीकरण सा हो गया है। अच्छा, अब हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में ये लोग ओवर कंपेंसेशन में चले गए, यानी पहले जो गलती हुई थी उस गलती को बहुत ज्यादा सुधारने के चक्कर में दूसरी दिशा में बिल्कुल चले गए। अब इस बार हालत यह है कि कई एजेंसियों ने तो, जो प्रतिष्ठित एजेंसियां उन्होंने तो एग्जिट पोल में भाग ही नहीं लिया है, ओपिनियन पोल भी नहीं करवाए। मीडिया मंचों ने, टीवी चैनलों वगैरह ने कहा ओपिनियन पोल करवाए। तो धीरे धीरे आजकल ये जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का बाजार है, इस वक्त अपने खिलाड़ियों की नाकामी के कारण मंदी का शिकार है। आगे हम और देश की राजनीति में हो रहे हलचल पर प्रोफेसर विमल दुबे से बातचीत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।